नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे एमपी बजट को लेकर, जहां बजट पेश होने के बाद सियासत गर्म है। एमपी विधानसभा में बजट पेश होने के पहले और उसके बाद विपक्ष लगातार शोर मचाता रहा। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं बजट पर बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शोर शराबे के बीच ही बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। लेकिन विपक्ष के शोर शराबे को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि मुझे बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उसे सुनना नहीं चाहता। विपक्ष के इस आचरण की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सुनिए जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश, ने क्या कुछ कहा। मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है और विपक्ष उस बजट को सुनना ही नहीं चाह रहा है। ये आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और भी लोग देख रहे हैं, सारी जनता उसको सुनना चाहती थी। लेकिन उन्होंने आज जो आचरण किया है उसके तो मैं आज इस हमारे सभी साथियों के बीच में मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि सरकार 3 साल का श्वेत पत्र लेकर आए। सरकार घोटाले छिपा रही है। जिन योजनाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ उनको ज्यादा बजट दिया है। किसान हित और रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं किए हैं। सुनिए। मैंने कल प्रश्न में पूछा था कि सरकार श्वेत पत्र लाए, अपने गए प्रीवियस 3 साल का वित्तीय बजट को लेके श्वेत पत्र लाए। क्यों सरकार श्वेत पत्र नहीं लाता ना? सरकार अपने जो योजनाओं में घोटाले उसकी बात करना नहीं चाहती। सरकार को पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए। पिछले इतने सालों सरकार है, क्यों नहीं सरकार श्वेत पत्र लाती? अगर ईमानदारी से काम हुआ, सिर्फ सरकार उन्हीं में पैसा देना चाहते जिसमें भ्रष्टाचार है। हम कहना चाहते हैं किसानों के लिए कौन सी आप बात करना चाह रहे हो? युवाओं को रोजगार पोर्टल के अंदर, रोजगार पोर्टल में इतने लाखों युवा है, उन बेरोजगार है, उनकी बात नहीं करना चाहते हो। किसानों की बात नहीं करना चाहते हो। 2700 रुपए क्विंटल घोषणा पत्र के अंदर नहीं बात करी। तो ऐसे कई घोटाले हैं जिसके अंदर ही घोटालों में पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आम युवा की, किसान की बात नहीं करना चाहते। प्रदेश में युवाओं की नौकरी की बात नहीं करना चाहते। प्रदेश के शिक्षक परेशान है सड़क पे, उनकी नौकरी की बात नहीं करना। तो बजट पर मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना है, आइए ये भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 2 बजट है। एक बजट है जो सरकार को, जनता को बताना है, जो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का आएगा। आप देखो कि ये 3C की सरकार, जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। तो ये थे प्रतिपक्ष के बयान जो बजट के बाद आए हैं। संतुष्ट नहीं है विपक्ष और तमाम बजट पर इस तरह से बयान दे रहा है। सदन में आप लोगों ने आचरण देखा ही, जैसा कि बड़े दुखी होकर जो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं उनको कहना पड़ा कि बड़े दुख की बात है कि एक तरफ मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है और विपक्ष इसे सुनना ही नहीं चाहता। वास्तव में मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और बाकायदा चर्चा होना चाहिए। अगर
जहां बजट कम होता है, जहां विपक्ष को लगे कि नहीं इस पे कटौती करनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी, और जहां ज्यादा बजट की आवश्यकता विपक्ष को लगे उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। भले ही बजट में परिवर्तन हो ना हो, लेकिन अपनी बातें रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर, सदन से बाहर जो विपक्ष है वो बयान दे रहा है कि जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए ज्यादा धन दिया गया है। हम जानेंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। वो कांग्रेस प्रवक्ता बताएंगे हमारे साथ जब जुड़ेंगे कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है, आपने कहा है। लेकिन उससे पहले हम अपने सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दें जो कि इस बहस में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आकाश जिंदल जी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिनके बिना कोई भी अर्थ का डिबेट मुझे नहीं लगता कि पूर्ण हो पाता है। विभिन्न टीवी चैनलों की जान है अर्थशास्त्र में, और इनके वक्तव्य लिए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आकाश जिंदल जी के पास जाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार जिन योजनाओं में ज्यादा हुआ है उसके लिए ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। क्या लगता है कि आपको मध्य प्रदेश का बजट का अध्ययन आपने किया होगा, मध्य प्रदेश के जो बजट है वो किस तरह का है? क्या इसे संतुलित मान सकते हैं? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है और इको भी आ रही है। जी, इसे सबसे सही पहले तो कराइए। आपसे प्रार्थना है कि उसको सही करवाइए। जी। दूसरा, जहां तक बजट की बात है, जी सर, आप अपना बजट हेडफोन मैंने निकाल बहुत- दें। अगर जो आप अपना हेडफोन निकाल दें तो इको नहीं आएगा। जी बजट मैंने एनालाइज किया है, जी और बजट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बजट है। देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी एलोकेशन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेशन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एनपीपी इकोनॉमी को स्टडी किया जाए तो आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, तो सप्लाई चेन ठीक होगी। सप्लाई चेन से जो है महंगाई, इन्फ्लेशन, जो अगेन इस क्षेत्र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो रिड्यूस होगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बहुत एलोकेशन किया है। और अगर आपको अलग अलग कंट्रीज की ग्रोथ स्टोरी बताऊं, चाहे चाइना की, चाहे जापान की, यूरोपियन कंट्रीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहां जहां एलोकेशन हुआ है वहां इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है। तो बहुत लंबा डेटा है, यहाँ पे और भी जो है पैनलिस्ट है, तो उसमें मैं नहीं लेके जाऊंगा। इसके अलावा एजुकेशन पे इन्होंने खर्चा किया है। उसके अलावा एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स के ऊपर एलोकेशन की गई है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, उसके अलावा हेल्थ के ऊपर। तो मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड बजट है। हाँ, एक चीज मैं जरूर चाहूंगा, जो शायद विपक्षी तरफ से मांग उठाई गई है कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जब आपने इतना अच्छा बजट दिया है तो आप साल के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें कि बजट में क्या आपने प्रॉमिस किया था, क्या परफॉर्मेंस है, क्या जो चीजें बजट में कमिट की गई थी वो सारी इंप्लीमेंट हुई है। अगर इंप्लीमेंटेशन में कहीं कमी रही है या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले हैं तो उसकी क्या वजह है और कैसे उसको ठीक रखा जाएगा। अदरवाइज प्लानिंग के हिसाब से अच्छा बजट है, इम्प्लीमेंटेशन का ये ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखे। मैं चाहूंगा, बिल्कुल मैं इस चीज की एक्सपेक्टेशन करूंगा। एग्रीकल्चर के ऊपर इन्हें कुछ और एलोकेशन करना चाहिए था। साथ ही साथ इनकम जनरेशन के ऊपर भी एलोकेशन करना चाहिए था। हालांकि वेलफेयर, समाज, आम आदमी के कल्याण की जो योजनाएं हैं उन पे काफी एलोकेशन रखा गया है। बट बजट का एक हिस्सा होता है जिसमें
कमाई बढ़ाई जाए, स्टेट की इनकम कैसे बढ़ेगी, इससे और थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओवरऑल मेरे हिसाब से बजट जो प्लानिंग स्टेज पे हमारे सामने आया है, जो अभी हमारे सामने है, उस हिसाब से मैं 100 में से 70 नंबर बजट को दूंगा। मेरे हिसाब से अच्छा बजट है, बढ़िया बजट है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि जो कुछ बजट में चीजें कही गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, और वो जनता के लिए प्रैक्टिकली जो है किस हद तक इम्प्लीमेंट करके डिलीवर की जाती है। उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट एनालाइज करता हूँ, तमाम के हेड पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश हिंदू कहा जाता है, आप एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी, वो यहाँ भी जो है मैं सरकार को कहूंगा जब अच्छे अच्छे बजट साल के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे जी। तो साथ ही साथ जो है डेफिसिट रिडक्शन, डेफिसिट के ऊपर जो है काम किया जाए ताकि अल्टीमेटली सरप्लस बजट की तरफ स्टेट बढ़े, अदरवाइज इससे दूर बढ़े जी। इन सारी बातों में एक बात आपने कही जो बहुत अच्छी लगी हमें कि एग्रीकल्चर पर और ज्यादा कुछ प्रावधान करना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल सही बात आपने कही कि 72% मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो कृषि से जुड़ी हुई है और उसके आजीविका का आधार कृषि है। डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया, जैसा कि हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी का कहना है कि कृषि पर कुछ और खर्च करना चाहिए था, हालांकि अच्छा बजट है, इन्होंने ये माना है, लेकिन कृषि और इनकम बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। दो चीजें थोड़ा सा माइनस गई हैं लेकिन नहीं हो पाया है, कारण क्या रहा होगा? न्यूज़ आवर के दर्शकों को नमस्कार। जिंदल जी और अन्य साथी जो इस डिबेट में जुड़े हैं सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, बजट एक इंस्टेंट नूडल की रेसिपी नहीं है। हम जब बजट का एक प्रावधान करते हैं तो जैसे कि ये बजट किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, तो ये कुछ पब्लिक ग्रीवियंसेस, पब्लिक ओपिनियंस को भी लेकर एक बजट बनाने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम बात करें, जैसे हम एग्रीकल्चर को लें, तो एग्रीकल्चर में हम उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वीट और राइस बेस्ड एग्रीकल्चर बजट या प्रोडक्शन ना हो, हम पल्सेस को भी इंक्लूड करें, मिलेट्स को भी हमने किया है, हम बीज से लेकर उत्पादन की तरफ ध्यान दें, हम क्वालिटी प्रोडक्शन की बात करें, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करें, हम पर हेक्टर जो यूटिलाइजेशन है उस सॉइल की, सॉइल टेस्टिंग से लेकर हम आउटपुट इंक्रीज करने के जो विकल्प हैं उस पे बात करें, किसानों को आर्थिक सहायता दें, इसको मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में कैसे सुविधा हो सकती है। तो बहुत सारे प्रावधानों को साथ में रख करके एक बजट प्रिपेयर किया गया है और उसके ऊपर कार्य होगा। अब हम अगर बात करते हैं कि और क्या इनकम के साधन है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर मध्य प्रदेश में काफी फोकस है। तो लगभग 58% इंक्रीज है जो साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स, और 122% का इजाफा है हमारे रिलीजियस टूरिज्म पे। तो अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो हम लोकल इकोनॉमिक बर्स्ट करते हैं, क्योंकि वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, आने जाने वाले लोग बढ़ेंगे, होटल्स में सुविधाएं बढ़ेंगी, जो भी एक चेन ऑफ रिएक्शंस होता है जिसमें कि हम वृद्धि करेंगे। तो ये एक विकासशील बजट है और हमने युवा, किसान, गरीब, महिला, बच्चों का जो पढ़ाई है, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए पुलिस की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, डॉक्टर्स, हम उस पे आएंगे, है ना जी, तो सब तरफ से डॉक्टर साहब हम आएंगे, उस पर आएंगे। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, उसके बाद समर सिंह जी के आपके पास आएंगे। मैं ये कहना चाहता था, देखिए रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, ग्रोथ देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो इनकम बनाने को लेकर मेजर इंडेक्स मध्य प्रदेश को बनाया जा सकता है। उसके लिए डोमेस्टिक कॉर्पोरेट को करना या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना, इसके लिए एलोकेशन होना चाहिए था। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को मैं कहूंगा कि आप उसके लिए टारगेट सेट करें, इस तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मेजर इन्वेस्टमेंट आएगी, आज हिंदुस्तान
जो है एनडीए गवर्नमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। अब जो है चाहे मोबाइल प्रोडक्शन हो या और कई तरह की प्रोडक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की तरफ भी इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग का हब मध्य प्रदेश को बनाया जा सकता है, उसको टॉपिक भी ठीक है। तो उसके लिए मेजर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे लाई जाए, ताकि मैसिव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाए। रिलीजियस टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म में हम एमपी के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिन्हें माइग्रेट करना पड़ता है जॉब के लिए, इन सबको जॉब दे पाएंगे, इन सबकी जो है पर कैपिटा इनकम इस तरीके से बढ़ा पाएंगे। आई थिंक उसके लिए हमें मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार एलोकेशन कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट करना, उसके लिए इंसेंटिव देना, उसके लिए एलोकेशन देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया, जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि हमारे दो मेहमान और हैं और दो बार हम अपने दोनों मेहमानों के पास आ गए, तो वो भी कह रहे होंगे कि बस हमें बैठाने के लिए थोड़ी बुलाए हैं, तो जल्दी से जाएंगे। जी रही बात एफडीआईज की, तो मेरे पास एक आंकड़ा है जो इस पिछले वित्तीय वर्ष का नहीं है, उसके पहले का है कि 1560 करोड़ का तब था। पर और लगातार सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेगा ये कैंप्स लगा रही है और इन्वेस्टमेंट मीट्स कर रही है इन्वेस्टर्स को रुझाने के लिए, तो निश्चित तौर पर जो कभी नहीं हुआ वो अब उसकी पहल होगी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे। देखिए रोड नेटवर्क का सुधार हो रहा है चंबल में और ये सब क्षेत्रों में। जब रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो डेफिनेटली दीज विल बिकम प्री रेक्विजिट्स। इनके आधार पे ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की डेवलपमेंट भी उसकी नींव रखी जाएगी। और जो एम्प्लॉयमेंट के मापदंड है, तो आज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, स्टार्टअप्स में है। अगर सॉइल टेस्टिंग है और वहां एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को भेजा जाता है प्रोजेक्ट वाइज, तो वहां उनको मिलती है। ऐसे बहुत सारे आधार हैं, नए नए नवाचार हैं एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। चलिए समर जी, अब हम आपके पास आएंगे, देरी से आए हैं इसके लिए क्षमा चाहते हैं, और आदित्य नारायण जी आपसे भी क्षमा चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। लेकिन समर जी, बजट के बारे में कांग्रेस की जो राय है और जो नेता आपके कह रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार जिसमें ज्यादा है उसी में ज्यादा धन दिया गया है, दिल पे हाथ रख के, और देखिए जी बिल्कुल सही तरीके से जी ये बात सही है कि जो बजट पे जो बजट जिन विभागों को दिया गया है वो पहले से ही भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल है भाजपा के लिए। और भाजपा का बजट या मध्य प्रदेश सरकार का बजट देख के अब चिंता हो रही है कि पहले ही आपके ऊपर इतना कर्ज है और आपका जो बजट है वो कर्ज से नीचे स्तर पे आ रहा है, और आप जब इसमें आप टैक्सेस नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम ऑफ रेवेन्यू है वो कहां से होगी? क्या अब थोड़े दिनों बाद हमें ज्यादा कर देना पड़ेगा? अभी आपने वैसे इनकार किया है कि हम टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, तो आप जब ये टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, कर नहीं बढ़ाएंगे, तो आप इसको लेंगे, मतलब इसको चुकाएंगे कैसे? और आप जो आपको ईयरली आपका जो बजट आपका जो कर्ज का किस्त रहती है वो कैसे चुकाएंगे? दूसरी बात यह है कि जो बजट है बहुत टेक्निकल बजट बना दिया है इन्होंने। अगर ये किसी गरीब आदमी को वोट लेते टाइम आपने दिखाया होता ना, तो शायद आपको एक वोट भी नहीं मिलता, एक सीट भी नहीं मिलती। आपने सीधे सीधे जो वादे करे थे उसको निभाने के अंदर आप लोग फेल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है पहले बताए। 2700 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का देने वाले थे आप, 3100 रुपए समर्थन मूल्य आप धान का देने वाले थे। गरीबों को मध्य प्रदेश के सभी लोगों का 450 में घरेलू गैस सिलेंडर देने वाले थे। लाडली बहनाओं को 3000 रुपए देने वाले थे। फिर आपने इसको इतना गोल मोल करके बना दिया। अब आपकी देखिए, अब इसके अंदर अब ना तो युवाओं को कुछ मिल रहा है आपने, और जो 7500 11,000 आपने जो वैकेंसी निकाली है हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन आपके जो भी बजट है उसके, एक मिनट बोलना चाहूंगा और कि आपका जो बजट है उसके अंदर आप निष्पक्ष रूप से वो अगर एग्जाम्स करवा लें, परीक्षा करवा लें, तो ही बहुत बड़ी बात हम उसको मानते हैं। तो और जो लीकेजेस आपके सिस्टम के अंदर है उसको आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो आप बजट लेके आए हैं वो तो आपके जो हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर वाड़ी अहलुवालिया जी को
कहीं और निकलना है, लेकिन कुछ बातें अपना रखना चाहती हैं। जी। जल्दी से रख लें, उसके बाद आदित्य जी आपके पास आएंगे जरूर। बिल्कुल, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन जब हम देखते हैं तो डेट जीडीपी रेशियो देखते हैं, वो 30 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको स्वीकारता है। दूसरे राज्यों में ये रेशियो और भी बिगड़ा हुआ है, हम बहुत सुधार में हैं। दूसरा, हम जो ब्याज देते हैं उसमें 2% का घटाव है जो ब्याज देते हैं, दैट इज अ प्लस पॉइंट। और जो बजट एलोकेशन, आपको मैं एक छोटा सा एक मुद्दा बताती हूँ, 81% ज्यादा बजट एलोकेशन है मातृशक्ति के लिए। तो क्या ये सुविधा नहीं है उनके लिए? है ना। कांग्रेस जो भी बेबुनियाद सवाल कर रही है, देखिए कांग्रेस को चाहिए कि वो विपक्ष की अपनी भूमिका निभाए। अगर वो विपक्ष की भूमिका में अपनी आवाज ऐसे उठाती है कि काम बंद करती है, तो कहां जनता उसकी बात सुनेगी? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल। आदित्य नारायण जी, हम आपके पास आ रहे हैं, बहुत देर बाद आए और बड़े धैर्य से आपने हमारे मेहमानों को सुना। आपके अनुसार ये मध्य प्रदेश का जो बजट आया है, मोहन सरकार का पहला पूरा बजट है, आपकी नजर में कैसा है ये बजट? तो ये है कि ये मोहन सरकार का बजट नहीं है, ये घोषणावीर कहे जाते थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने जो हजारों की संख्या में घोषणाएं की थी, और इस विधानसभा चुनाव के एन पहले जो घोषणाएं की गई हैं, उनका दबाव इतना ज्यादा है सरकार के ऊपर कि उनमें से कुछ चीजें दिखावटी इसमें डाल करके किसी तरह से इसको दिखावटीपन दिया गया है। दरअसल सही बात तो यह है कि जो हजारों जो घोषणाएं पहले से की गई हैं, और पहले से ऐसी योजनाएं दी गई हैं जो फ्री बीज वाली, जो जिनकी वजह से जो है सरकार के कुछ करने की गुंजाइश नहीं, तो वो इस तरीके से है कि वो जैसे तैसे हर बार कहते हैं कि इस बार बजट बढ़ा है, ये हुआ है, बहुत बैलेंस बजट बना हुआ है, लेकिन हर बार अरबों रुपए का कर्ज, हर साल नया कर्ज लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि ये जरूर है कि वित्त मंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है, ये बजट बनाने वाला अमला तो वही रहता है। तो जो बजट बनाने के मूल सिद्धांत हैं, यदि उन सिद्धांतों के ऊपर यदि चला जाता है तो हर बार कर्ज और बढ़ता ही क्यों चला जाता है? इस तरीके की कोई ऐसी चर्चा सामने आई नहीं है। और जो भी ज्यादातर घोषणाएं की गई, ये अच्छी बात है कि पुलिस में और स्कूलों में शिक्षकों की बहुत आवश्यकता थी, तो ये उनकी भर्ती करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरे क्या है कि ये अभी मुख्य जो 3 बात विपक्ष उठा रहा है कि ये वही शिवराज सिंह के समय की जो घोषणाएं हैं कि 3100 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य कर देंगे, 2700 रुपए, और धान का 3100 रुपए, लाडली बहना को 3000 तक ले जाएंगे, जबकि अभी भी 1285 ले जा पाए, और घरेलू सिलेंडर को 450। ये सब जो पुरानी बातों की वजह से इस सरकार को बातें सुनना पड़ रही हैं। इतने बैलेंस बजट के बाद भी बैलेंस इसलिए रहेगा, कुछ बहुत कुछ बड़ा तीर मारा नहीं है सरकार ने, लेकिन बैलेंस करने की उसको उसी में कोशिश की गई है जो कुछ उनके पास संसाधन थे। अब ये 5 जिलों में आयुर्वेदिक अस्पताल की बात कही गई है। जिन जगहों पे जिला स्तर पे कई प्राइवेट एलोपैथिक अस्पताल है, सरकारी एलोपैथिक अस्पताल है, वो एक बार थोड़ा सा इसका सर्वे करा लें कि जहां एलोपैथिक चिकित्सा उपलब्ध होते हुए आयुर्वेदिक अस्पताल में कितने % मरीज जाते हैं जी। तो जनता को आवश्यकता किन चीजों की है? सरकार ये नहीं कहती कि मेडिकल कॉलेजों में, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में सीट कैसे बढ़ाई जा सकती है, और कैसे मध्य प्रदेश का वातावरण ऐसा बनाया जा सकता है कि एलोपैथिक डॉक्टर, MD, MBBS, विशेषज्ञ डॉक्टर मध्य प्रदेश में निवास करना और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अनुकूल माहौल उनको मिले, इस बात की कोशिश की जाना चाहिए। हम मेडिकल कॉलेज तो बढ़ाए जाने की योजनाएं बनाए जा रहे हैं, पर डॉक्टर कहाँ है? पहले से उपलब्ध डॉक्टर छोड़ करके अपने प्राइवेट अस्पताल खोल रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? इस तरीके की कोई योजना नहीं है।
अब ये महिला बाल विकास पर 26,000 करोड़ की बात होती है और महिलाओं को हर बार महिला और बाल विकास पर करोड़ों की बात होती है और महिलाओं को फिर भी 1250 रुपए महीने देना पड़ते हैं। तो विकास सालों से हुआ नहीं। एक ही दल की सरकार यदि 20 साल से मध्य प्रदेश में है तो 20 साल में क्या हमने महिलाओं का विकास नहीं कर पाए कि लाखों महिलाओं को महज 1250 रुपए देना पड़े? क्या इतनी अक्षम है? और क्या 1250 पे किसी का घर चल जाता है? तो ये सब बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो उठते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि मोहन यादव जी की सरकार को अभी कुछ करने का मौका मिल नहीं पाया है, सोचने का मौका मिल नहीं पाया। सरकार बनी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसी कहती है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो उनके चुनावी मोड के कारण, बने रहने के कारण वो जनता के लिए कब काम करेंगे, वो मोड कब आएगा, इस रास्ते पर निगाहें जमाए मध्य प्रदेश की जनता सालों से देख रही। जी, सालों से देख रही है और कब तक देखती रहेगी। जी, समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, समय तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चलिए जी, मैं 2 मिनट का समय आपसे लूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की और मोहन सरकार जो है एक इवेंट बाज और फोटोग्राफिक एक सरकार है जिनके मुख्य मुद्दों से उनके ध्यान भटकाने का कार्य जनता से करती है। यहाँ पर आप देखें तो स्कूल है तो टीचर नहीं है, बिल्डिंग है तो छात्र नहीं है, ये समस्या है। इनको ये कब ठीक करेंगे? अस्पताल की बिल्डिंग है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, जिस प्रकार से आदित्य नारायण जी ने कहा। जब ये मूलभूत सुविधाओं पर और मूलभूत समस्याओं में बात नहीं करेंगे, ये बात किस पे करेंगे? वो गोर। अब आप देखिए, मुझे बताइए कि मत्स्य पालन का कुछ विभाग चल रहा होगा तो वहां पर आम आदमी कितने उसमें इंडस्ड होंगे, कितने लोग उससे क्या बोलते हैं को फल उसका मिलेगा या कितने लोगों पे वो असर होगा। लेकिन ये सीधे सीधे अगर एक ऐसी फैक्ट्री लगा देते हैं, ऐसा उपक्रम बना देते हैं जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिले तो रोजगार बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो करोड़ों का लाखों करोड़ों रुपए का ये अनुदान लेके आते हैं, सारी चीजें लेके आते हैं, रोड बनती है, बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन उसके अंदर हो रहा है भ्रष्टाचार को रोकने का काम कौन करेगा? सवाल ये है। आज 50% की भ्रष्टाचार की सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है। अब आप बताइए कि 4 लाख करोड़ के बजट में से 2 लाख करोड़ रुपए बचा है, अब उसको कहाँ लगाएगी सरकार? वो प्रश्न जो है वो विचारणीय है। और सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं की जहां तक बात हो रही है, युवा आज बहुत परेशान है। आप महिला और बाल विकास कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं तो किसी सिग्नल पे हमें साल भर 6 महीने के अंदर कोई बच्चा या महिला भीख मांगती हुई नहीं दिखना चाहिए। कल अलीराजपुर की घटना मैंने आपको बताई थी कि अलीराजपुर में गरीबी से तंग आकर 3 साल 4 साल और 5 साल के बच्चों के साथ में एक दंपत्ति ने आत्महत्या करी। ऐसी खबरें जिस दिन आना बंद होगी उस दिन हम मानेंगे कि वाकई में मध्य प्रदेश में कोई विकास हुआ है। तो बिल्कुल, अब चर्चा तो बहुत अच्छी थी और मैं चाहता था कि और इसे आगे बढ़ाएं, लेकिन एक क्षमा चाहते हैं, समय के अपने दायरे हैं, उस दायरे को हम लांघ भी गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बजट पर बहस हो रही है, लेकिन जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। सदन से बाहर सड़क पर बहस करने से कोई लाभ नहीं है। आपको अगर जो बहस करनी थी तो जनता ने चुन के भेजा था, वॉकआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, शोर शराबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बजट आ रहा है उस पर चर्चा करने की ज़रूरत। चलिए, लेकिन नहीं हुआ, शोर शराबा हुआ, सड़क पर बयानबाजी हो रही है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अब देखना होगा कि ये बजट कितना अनुकूल होता है, मध्य प्रदेश के विकास में कितना अपना योगदान देता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।